हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीडिया लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और अभी करेंटली फिजिक्स में हम बेसिक मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं। जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जिसको हम पूरी फिजिक्स पर यूज़ करेंगे उसका डिस्कशन चल रहा है। ओके, इसके बाद ही हम फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं होगा तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर कंप्लीट कीजिए और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऑनगोइंग लेक्चर्स देख पाए, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है उस पर फोकस करने वाले हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस जो है ये दुनिया का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स माना जाता है और ये जो है पैरेलली न्यूटन और लेविन्स उसके द्वारा इन्वेंट किया गया है। न्यूटन जो है आप जानते हैं, न्यूटन इज ए ग्रेट फिजिसिस्ट, है ना, आप जानते हैं। ऑल्सो न्यूटन इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने कैलकुलस को इन्वेंट किया, डेवलप किया और फिजिक्स में अप्लाई किया। वैसे भी मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स के लिए कितना यूजफुल है आप सभी लोग जानते हैं, है ना। ऐसे बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज ए लग्जरियस कोच। मैथमेटिक्स इज अ luxurious coach which takes physics to its proper destination। बिना मैथमेटिक्स में फिजिक्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ साइंस। ओके, और न्यूटन इसको इन्वेंट करने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आया। तो ये कैलकुलस का डेवलपमेंट की वजह से, कैलकुलस का इन्वेंशन की वजह से फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट हुआ। कई सारे चीज़ें एक्सप्लेन होने में ईजी हो गया। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। आज के क्लास में हम कैलकुलस को लर्न करना चालू कर देंगे। बेसिकली कैलकुलस को जो है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? एक डिफरेंशिएशन और एक पार्ट का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम लर्न करेंगे। वैसे आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन के बारे में इन डिटेल्स सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो क्या है, देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली ये क्या है? बेसिकली ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आप स्कूल में, आप बचपन में कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लर्न किए हैं, तभी तो आपके स्कूलिंग कंप्लीट हो गया है ना। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन लर्न किए हैं? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है? दे आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वो आपने सीखा था तभी तो आपने पूरा स्कूल क्रॉस कर गए, है ना। वैसा ही आपको एक न्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखना है और ये न्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे ना तो आपकी पूरी लाइफ क्रॉस हो जाएगा। पूरी लाइफ भर आप इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ये न्यू है आपके लिए और सीखना जरूरी भी है। ठीक है, सो जब बच्चे 10 से 11 को जाते हैं तो कई सारे नया चीजें सीखने पड़ते हैं और नया चीजें सीखने का मूड में रहना आपको जरूरी है। आपका क्यूरियोसिटी लेवल उतना अच्छा होना चाहिए ताकि आप नया चीजें को लर्न कर पाए। ओके, चलिए काफी फोकस्ड होके, एकदम कंसंट्रेटेड होके देखिए हम आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन। डिफरेंशिएशन मींस वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंज। तो कोई भी चीजें क्या होना? चेंज होना, उसमें बदलाव आना। सोचिए, हमारे लाइफ में क्या कोई चीजें हैं जो बदलता रहता है? यस, अगर आप आपके सराउंडिंग को देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो कि वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आई मीन या तो बढ़ते रहते हैं या तो कम होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बेबी है। एक बेबी जो है टाइम के रेस्पेक्ट बड़ा होता रहता है ना। एक छोटा बेबी है, वो टाइम के रेस्पेक्ट बड़ा होता रहता है। उस पर कुछ कई सारी चीजों में वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। जैसे कि उसके मास में इंक्रीमेंट होता है। मास क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट बढ़ता रहता है। उसके हाइट भी टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, चेंज होना। नेचर में ना, नेचर जो है वेरिएशन को लेके बेस्ट है। अगर आप ध्यान देंगे, नेचर में कई सारे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे टाइम के रेस्पेक्ट चीजें बदलते रहते हैं। उस बदलाव को, उस चेंज को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंशिएशन को इन्वेंट किया गया है। ठीक है, सो ऐसे कई सारी चीजें हैं। जैसे कि आपके बिल्डिंग में एक वाटर टैंक है, पानी टैंक है, और पानी टैंक में जब हम पानी को इनपुट करते हैं, पानी भरते हैं, सो पानी का लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है। ओके, इंक्रीज होता है। ओके, सो अगर आप पानी को काफी फास्ट डालेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे तो ज्यादा रेट में क्या होगा? हाइट बढ़ेगा। और पानी को अगर आप धीरे धीरे डालेंगे तो हाइट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। समझ पा रहे हैं? सो ये इसको बोलते हैं वेरिएशन। या आप दिन भर पानी को यूज करने लगे, जैसे आप पानी यूज करेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा? पानी का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे फॉल होगा, है ना। आप जितने ज्यादा रेट में पानी को यूज करेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा? ज्यादा रेट में गिरेगा, ज्यादा रेट में फॉल होगा। अगर आप धीरे धीरे पानी को यूज करेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे फॉल होगा, है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशंस। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि वेरी करने लगते हैं। तो उस वेरिएशन को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को क्या किए हैं? डिफाइन किए हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन।
ऐसा ही डिफरेंशिएशन के साथ साथ और एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में रिवर्स वर्क होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन। ओके, चीजों को एक्यूमुलेट करना, चीजों को जोड़ना, सम करना, हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम कोई डाटा को डाउनलोड करते हैं, है ना, आजकल आप सब लोग जानते हैं, है ना, इंटरनेट में हम कोई चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि आप एक थ्योरी को डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, जब डाउनलोड ही करते हैं ना, तो कैसे दिखता है कंप्यूटर में ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये के बॉक्स जैसे दिखेगा, है ना। सो टाइम के रेस्पेक्ट जैसे कुछ डाटा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, तो आपको इतना पोर्शन जो है शेडेड हो जाता है, इतना डाटा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया है। ये जो एरिया है कंप्यूटर में, कंप्यूटर स्क्रीन में आपके ऐसे एरिया दिख रहा है और डाटा क्या हो रहा है, डाउनलोड होता जा रहा है। जैसे जैसे डाउनलोड होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट ये जो एरिया है वो क्या होगा, ये एरिया बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। और जैसे कि पूरी डाटा डाउनलोड हो जाएंगे तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट जो डाटा जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो ये जो एरिया है ना बढ़ रहा है, दैट मीन्स एरिया जो है ऐसा एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन में हम चीजों को जोड़ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे पार्ट में चीजों को जोड़ रहे हैं और आखिरी में पूरी एरिया जो है कंप्लीट हो जा रहा है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रोसेस के बारे में हम अलग अलग इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस पता चल गया आपको। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन मींस वेरिएशन, चीजें किस तरीके से वेरी हो रहा है, वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना, किस रेट में बढ़ रहे हैं या किस रेट में कम हो रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चीजें किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना। एक्यूमुलेशन प्रोसेस को क्या बोला गया, कि इंटीग्रेशन बोला गया। आप इसको एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, समेशन बोल सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। चलेगा, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम सबसे पहले जो है अभी डिफरेंशिएशन के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, है ना। बोर्ड पे ना आपके एक पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन मैंने जो है उसका ड्राइंग किया हूं, है ना, उसका रिप्रेजेंट किया हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम एक कहानी जैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको इस सिचुएशन में क्या दिख रहा है, ओके, इस सिचुएशन में इसे दिख रहा है कि जैसे कि एक क्लिफ है, क्लिफ बोले तो पहाड़ से एक बच्चा जो है ना वो गिर गया है। ठीक है, तो हमारे सामने ये फिजिकल सिचुएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, बॉय वन जो है ये पहाड़ से गिर गया है, ठीक है, और उसको पकड़ने के लिए बॉय टू जो है वो क्या किया, भागना चालू कर दिया। और कहीं से तो एक सुपरमैन भी आ गया, सुपरमैन भी दौड़ना चालू किया उस बॉय को कैच करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है, बॉय को क्या करना, पकड़ना, कैच करना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे कि बॉय टू जो है हम उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी को v2 ले लेते हैं और सुपरमैन का जो वेलोसिटी है, सुपरमैन का वेलोसिटी को v3 ले लेते हैं और बॉय जिस रेट में गिर रहा है उसके वेलोसिटी को v1 ले लेते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि जैसे बॉय टू जैसे दौड़ रहा है, दौड़ते टाइम आपको अच्छे से और माइक्रोस्कोपिकली ध्यान दीजिए। सपोज क्या हुआ कि हम यहाँ पे बॉय टू का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये है, सपोज ये जो आपको दिख रहा है, लेट दिस बी R1, इसको R1 में डिनोट करते हैं। R1 जो है बॉय टू का, R1 नहीं R2 ले लेते हैं, R2 जो है बॉय टू का पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट मतलब क्लिफ का इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं। ओके, हम इसको रेफरेंस मान सकते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट का रेस्पेक्ट हम क्या करते हैं, सुपरमैन का जो पोजीशन है उसको R3 में डिनोट करते हैं। R3 इज द पोजीशन ऑफ सुपरमैन, R2 रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ बॉय, और ये जो बॉय वन है वो भी गिरेगा तो उसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट पोजीशन ऑफ दिस बॉय, है ना, उसका पोजीशन को हम R1 मान सकते हैं। ठीक है, सो बॉय वन का पोजीशन जो है R1 के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, बॉय टू का पोजीशन R2 के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है और सुपरमैन का पोजीशन जो है R3 के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सो ये फॉल हो रहा है विथ स्पीड क्या, v1। सो केयरफुल ध्यान दीजिए। तो कोई भी छोटे छोटे प्रोसेस लेके हम वहां पे डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम फिजिक्स में इस टॉपिक को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, सो ध्यान दो, जैसे जैसे सुपरमैन भागना चालू करेगा तो R3 क्या होगा, डिक्रीज होगा, R3 विल डिक्रीज, R2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
है ना। r1 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज हम ये सारे डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट माप रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट, o के रेस्पेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दैट मीन्स इनके जो पोजीशन को जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज होना, चेंज का मतलब क्या है, या इधर इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। अब अगर डिक्रीज हो रहे हैं सो बॉय 2 का पोजीशन चेंज हो रहा है, सुपरमैन का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉय 1 का भी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो चेंज हो रहा है उसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए, सपोज आप रास्ते में दौड़ रहे हैं, आप रास्ते में दौड़ रहे हैं, जैसे कि आप रास्ते में भाग रहे हैं ना, तो आपका पोजीशन क्या होगा, बदलेगा, है ना। और आपने साइड बाय साइड देखा, एक कार जो है वो आपको क्रॉस करके चला गया। सो वो जो कार जा रहा था उसका भी क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। आप दौड़ रहे हैं, आपका भी पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट कार आपको कैसे ओवरटेक करके चला गया, कार आपको ओवरटेक क्यों किया, सोचिए। कार आपको ओवरटेक इसलिए किया क्योंकि कार का जो पोजीशन है वो जल्दी जल्दी बदल रहा है। आपके रेस्पेक्ट, आपके कंपैरिजन में कार का पोजीशन जो है वो फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, उसका जो पोजीशन है जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इसको रेट बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो कार का पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या था, ज्यादा था आपके रेस्पेक्ट, इसलिए कार क्या कर गया, आपको ओवरटेक करके चला गया। ऐसे कुछ यहां पे भी हो सकता है। सपोज हमने ऑब्जर्व किया, हम इसको देख रहे हैं और हमने स्टडी किया कि जो सुपरमैन है ना, सुपरमैन जो है बॉय 2 को क्रॉस कर गया। सुपरमैन तो सुपरमैन है, बॉय तो कॉमन मैन है ना, तो सुपरमैन इस कॉमन मैन को सपोज ओवरटेक कर गया है ना। तो अगर ये इसको ओवरटेक कर गया है तो इसका मतलब क्या है, सुपरमैन का जो पोजीशन है वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट, बॉय 2 के रेस्पेक्ट, है ना। तो हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि वेलोसिटी जो है v3 इज ग्रेटर देन v2। हम क्या बोलते हैं, v3 इज ग्रेटर देन v2। तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। सो v3 इज ग्रेटर देन v2 का मतलब क्या है कि सुपरमैन का जो पोजीशन है वो फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट, बॉय के रेस्पेक्ट। तो ये जो बदलाव है, ये जो रेट ऑफ चेंज है, आप समझिए, रेट का मतलब क्या है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं, हाउ फास्ट द सिचुएशन इज चेंजिंग, हम इसको रेट बोलते हैं। तो जो रेट है ना वो सुपरमैन का ज्यादा है, सुपरमैन का ज्यादा है, इसलिए v3 क्या है, ग्रेटर देन v2 है। तो उस रेट को मापने के लिए हम इस प्रोसेस यूज करने वाला है। सो थ्रू आउट फिजिक्स या थ्रू आउट साइंस, डिफरेंशिएशन जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज को मेजरमेंट करता है। ओके बेटा, ठीक है। तो हम एक पॉइंट तो क्लियर हो गए हैं कि डिफरेंशिएशन दिस मेजर्स, है ना, measures the rate of change। क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज को मेजरमेंट करता है। ओके, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। सो दैट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा है उसका चेंज होने का जो रेट है उसको मेजरमेंट करना। ओके, ये इसका डेफिनेशन था। अभी सोचिए, अगर हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं, अच्छा वहां से बॉय क्या कर रहा है, गिर रहा है ना, बॉय का भी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तभी तो उसका वेलोसिटी है ना। यस, मान लेते हैं कि और एक बच्चा जो है, और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, बस वो कुछ नहीं कर रहा है, वो खड़ा हुआ है, दैट मींस स्टैंडिंग स्टेट में, मतलब क्या है, रेस्ट में। अगर ये बच्चा रेस्ट में रहेगा तो इस बच्चे का पोजीशन जो है चेंज होगा ही नहीं, है ना। मैं उसके लिए अगर एक पोजीशन डिफाइन करूं, जैसे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका भी पोजीशन डिफाइन किया, सो लेट दिस बी R4, ठीक है। तो ये बच्चे का पोजीशन को R4 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है दैट मींस उसके वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो R4 क्या चेंज होगा, नहीं, R4 चेंज नहीं होगा, उसका पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो R4 कैसे बदल सकता है ना। तो वहां पे वेरिएशन होगा ही नहीं। अगर वेरिएशन ही नहीं होगा, पोजीशन में कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा, उसके वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम फाइनली ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन जो ऑपरेशन है, जब इस बच्चे पे ऑपरेट करेगा तो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा, बिकॉज उस बच्चे का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपका रिजल्ट क्या देगा, 0। आपको वेलोसिटी क्या दे देगा, 0 दे देगा। समझ पा रहे हैं। तो और ये डिफरेंशिएशन जब सुपरमैन पे ऑपरेट होगा, है ना, सुपरमैन पे ऑपरेट होगा, सुपरमैन का पोजीशन जो है सबसे ज्यादा रेट में, सबसे फास्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी v3 दे देगा, विच इज ग्रेटर देन v2 एंड ऑल्सो v3
V3 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स हम क्या मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेट में सुपरमैन का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है डिफरेंशिएशन को इस तरीके से हम फिजिक्स में जागा देंगे, डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में इन्वॉल्व करेंगे, उसके यूज करेंगे, काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। तो फोकस के साथ आप ध्यान दीजिए, काफी फोकसिंग होकर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया है, ये डेफिनेशन समझ में आ गया है, तो हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके, अभी हम डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आप डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल ओरिएंटेशन है वो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है। सो देखिए, मैं एक इक्वेशन से शुरुआत करता हूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो एक सिंपल सा इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे x अगर बदलेगा तो y भी क्या होगा, बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि y जो है ये x के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए हम x को क्या बोलते हैं, x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। x वेरी करेगा तो y भी वेरी करेगा, ठीक है। तो यहां पे x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हियर x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और वेरी करेगा तभी तो डिफरेंशिएशन का आइडिया लगेगा ना, है ना। सो x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स y जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन x। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, हम ऐसे बोल सकते हैं। या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर y को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो देखिए अगर आप x को चेंज करें तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। सपोज आप x को मान लेते हैं, हमने x को 1 लिया है ना। जब x को 1 लेंगे तो y कितना होगा, इसको y1 मान लेते हैं। सो y1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इज इक्वल 4 होगा, ठीक है ना। और अब अगर आप x को 2 लेते हैं, सो व्हेन x इज 2 देन y जो है इसको y2 ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो यहाँ पे x1 और x2 ऐसे मान सकते हैं। सो x1 इज 1, सो y1 इज 4, x2 इज 2 तो y2 इज 5, ठीक है ना। सो दैट मींस x में जो चेंजेस आ रहा है उस हिसाब से y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। So for this case, we can define delta x. डेल्टा x का मतलब है कि x में क्या चेंजेस आया, x में क्या बदलाव आया, है ना। सो डेल्टा x का मतलब है x2 माइनस x1। और आप x2 माइनस x1 देखिए, आपको 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस इक्वेशन पे हम लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप डेल्टा y डिफाइन करते हैं, सो डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1। तो 5 माइनस 4 वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। सो दैट मीन्स हम जो इक्वेशन लिए हैं, ये इक्वेशन जो है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x में जो बदलाव आएगा, x में जो चेंजेस आएगा y में उसी रेट में चेंज आएगा। देखिए ना, x में जब इंक्रीमेंट 1 हुआ तो y में भी इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1 हुआ। तो हियर डेल्टा x इज कॉल्ड एज चेंज इन x और डेल्टा y इज कॉल्ड एज चेंज इन y। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हम कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने से पहले तो आप इसको ध्यान में रखिए कि फंक्शन जो है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस पे डिपेंडेंट है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। x पे चेंज हुआ तो y में भी चेंज हो गया। x का चेंज को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा x, और y का चेंज को क्या लिख रहे हैं, डेल्टा y, ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन को चेंज कर दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ऐसा नहीं लिखा, सपोज मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x की जगह x स्क्वायर प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। सो अगर हम x को 1 लेते हैं, सो व्हेन x इज 1, x1 1, तो y1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 3 कितना आएगा, 4। बट अगर आप x2 को 2 मानते हैं, x को 2 मानते हैं, देन y कितना होगा, y विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए कि चेंजेस उस रेट में नहीं आ रहा है। तो ये जो चेंज है, दैट मींस यहाँ पे डेल्टा x का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, ये तो 1 आएगा। बट डेल्टा y, दैट मींस y2 में y2 माइनस y1, y में जो चेंजेस आएगा, सो दैट विल बी 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो ध्यान दीजिए तो कैसे इक्वेशन बदलने से चीजों का वेरिएशन कैसे चेंजेस आता है। मैंने यहाँ पे y इक्वल x प्लस 3 लिखा, तो आपको डेल्टा x और डेल्टा y क्या मिला, सेम मिला। बट अगर हम इसको x स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि डेल्टा x में चेंजेस 1 आया तो डेल्टा y में चेंजेस 3 आया। इसका मतलब डेल्टा y में जो चेंज है इट इज ग्रेटर देन चेंज इन डेल्टा x।
करेक्ट। तो इस प्रकार का सिचुएशन जो है हम डील करने वाले हैं, ठीक है ना। सो फाइनली एक चीज को हमें ध्यान में रखिए कि जब भी कोई हम फंक्शन लेते हैं, जब भी कोई इक्वेशन आता है, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो वहां पे x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब x में चेंजेस आएगा तो y में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। उस चेंज को हमें मेजरमेंट करना है, उस चेंज को मेजरमेंट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आपके ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या कर रहा हूं कि एक y x का रिलेशन, जैसे कि y और x के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करके एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम वेरिएशन को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम क्लास में, प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तभी तो मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, है ना। सो ध्यान दीजिए, y एक्सिस और x एक्सिस या xy प्लेन में मैंने एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया, और हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं, a पॉइंट एंड b पॉइंट। सो a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 है, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 एंड y2 है। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करें, सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट ये क्या है, x1, ये x1 है, और ये क्या है, x2 है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इसका y1 ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट y2 ले लेते हैं, करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि स्लोप को डिफाइन करते टाइम हम थीटा किसके रेस्पेक्ट मापते हैं, पॉजिटिव एक्स के रेस्पेक्ट, एंटीक्लॉकवाइज सेंस में मापा जाता है। ये थीटा अगर होगा तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लिया, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सो ये जो हाइट है ट्रायंगल का, हाइट कितना होगा, y2 माइनस y1, और आप स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर दिस केस स्लोप, जिसको हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, उस ट्रायंगल का हाइट अपन उसका बेस, बेस कितना आएगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो स्लोप विल बी इक्वल्स टू tan थीटा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y अपन क्या है, डेल्टा x। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन स्लोप ऑफ दिस लाइन। और वैसे भी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्लोप क्या आएगा, एवरी पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है ना, तो सभी पॉइंट पे आपका एंगल क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। किसके रेस्पेक्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट। सो दैट ये जो स्लोप आएगा ये सभी जगह में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ओके। पर अगर मैं ऐसे करता हूं, सो यहां पे x क्या है, x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। जैसे मैं आपको बताया यहां पे y क्या है, y इज अ फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अभी हम इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की जगह कुछ कर्व लाइन लेता हूं तो क्या होता है। सो ध्यान दीजिए कि आपको मैंने बताया था कि अगर हम कर्व लाइन लेते हैं तो उसका स्लोप जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो कर्व लाइन लेंगे तो स्लोप क्या करेगा, वेरी करेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपल कर्व ले लेते हैं। सो हम एक ऐसा कर्व लेते हैं, देखिए। तो इस कर्व जो है, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस, लेते इस पे एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, y एक्सिस है ना। तो यहां पे इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहां पे दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने वहां पे सिलेक्ट किया था। सपोज ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इसको b मान लेते हैं, ये b पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, a पॉइंट है, देखिए। और b पॉइंट a पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। सो ये a पॉइंट है और ये कौन सा है, b पॉइंट है। सो अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, सो b और a को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखिए आप इसको, ये पॉइंट कौन सा है, ए है, और ये पॉइंट कौन सा है, बी है। अगर आपको उसका स्लोप चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप चाहिए तो आप क्या करेंगे, बताइए। देखिए, तो ये जो लाइन है, ए बी लाइन, ओके, इस लाइन को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं मालूम, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंट। और आप वो सेकंड का जो है स्लोप निकालना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, यहां पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये हो गया बेस, ये क्या हो गया, हाइट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। सो ये जो हाइट है हम इसको क्या मान लेते हैं, डेल्टा वाई मान लेते हैं, बिकॉज़ वाई का डेल्टा वाई। सिमिलरली एक्स एक्सिस में इसको हम क्या मान सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो अगर ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप आएगा, स्लोप आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। सो जैसे कि हम यहाँ पे इसको हमने क्या माना था, डेल्टा वाई, और इसको क्या माना था, डेल्टा एक्स। कुछ सिमिलर वे में डिफाइन हो रहा है। सो स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, जो सेकंड है उसका स्लोप कितना आएगा, tan थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई बाई क्या, डेल्टा एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं,
ठीक है ना, चलेगा। अभी क्या हो रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, ऐसा मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है ना वो रेस्ट में है, पॉइंट ए रेस्ट में है और पॉइंट बी जो है उसके पास आ रहा है। हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा है कि एक दिन क्या हुआ कि आपका तबीयत खराब हो गया है ना, सो एक बच्चा है, उसका नाम कुछ ले सकते हैं, जैसे कि पीयूष है ना, तो अदरवाइज मतलब ना मैं एक एग्जांपल की तरफ ले रहा हूं। सपोज एक पीयूष है ना, पीयूष जो है वो ना घर पे है, ओके, पीयूष का तबीयत खराब हो गया और घर पे है, और उसका फ्रेंड जो है, उसका फ्रेंड है राहुल। राहुल जो है उसको मिलना चाहता है, ओके, उसको मिलने को उसके घर पे आना है। तो राहुल अपने घर से निकला और पीयूष के घर आ रहा है, ठीक है ना। तो पीयूष कहां है, रेस्ट में, अपने घर पे है। राहुल अभी मूव कर रहा है, घर से मूव कर रहा है और पीयूष के धीरे धीरे करीब आ रहा है ना। जैसे जैसे पीयूष के पास आएगा, जैसे जैसे पास आएगा तो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आएंगे, उसके वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस आएंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे राहुल पीयूष के पास आएगा तो डेल्टा वाई क्या होगा, छोटा होगा, डेल्टा एक्स भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो पास पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा, जैसे कि यहां पे आ गया, यहां पे आ जाएगा तो कैसे होगा, ये जो सेकंड है, सेकंड का लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया, देखिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, हाइट और छोटा हो जाएगा, ये बेस भी और भी छोटा हो जाएगा ना। इस तरीके से पास पास आ रहा है ना, और भी पास आएगा और भी पास आएगा और भी पास आएगा। अगर बहुत ही करीब आ गया तो क्या होगा, तो वो जो सेकंड है वो टेंजेंट पे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट मींस इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे कि राहुल पीयूष के करीब आ रहा है, पीयूष के पास आ रहा है ना, उस प्रोसेस में डेल्टा वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा एक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होते होते एकदम एकदम राहुल जब एकदम पीयूष के करीब आ जाएगा, जैसे कि उसके घर के एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गया, डोर के पास आ गया, एकदम करीब आ गया, तो क्या होगा, जो सेकंड है ना वो क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा ग्राफ के हिसाब से, ज्योमेट्रिकली, है ना। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको हम इस डायग्राम में और एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें जिसमें राहुल जो है पीयूष के एकदम करीब आ गया है। सो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और वही कर्व है। सेम कर्व में क्या हुआ है कि एकदम करीब आ गया, जैसे कि ये देखिए, ए पॉइंट के पास कौन है, पीयूष, और ये कौन है, राहुल, है ना। ये एकदम पास आ गया, बहुत ही पास आ गया है, एकदम करीब आ गया। तो क्या होगा, वो जो लाइन है ना, जो सेकंड है, अगर मैं उस सेकंड को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये ना एकदम ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बन जाएगा। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, है ना, पीयूष और राहुल एकदम करीब आ चुके हैं, तो वहां पे ना ये सेकंड कैसा टेंजेंट बन गया है, ठीक है। जब सेकंड टेंजेंट बनेगा तो यहाँ पे सारे वैल्यूज बहुत ही छोटे हो जाएंगे। दैट मींस जो वैल्यूज हम देख रहे थे, जो डेल्टा एक्स देख रहे थे, डेल्टा वाई देख रहे थे, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, जब डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फॉर दिस केस क्या हो रहा है कि डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको ना हम इसको टेंस टू जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो गया है, तो हम जब वेरी वेरी स्मॉल होता है, सो डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको डेल्टा एक्स को तब हम क्या लिखते हैं, डीएक्स लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा वाई, मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेल्टा वाई जो है इट टर्न्स टू डी वाई। सो जब डीएक्स डी वाई लिखते हैं तो यहां पे डी अलग और एक्स अलग नहीं है, डी वाई और एक्स वाई अलग नहीं है, ये क्या है, एज ए टोटल एक ही टर्म है, ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो डीएक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इट टेंड्स टू जीरो, डी वाई भी वेरी वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है बट टेंड्स टू जीरो है। समझ पा रहे हैं, तो तब क्या होगा, ये एक टेंजेंट बन जाएगा, और इस टेंजेंट का स्लोप जो आएगा, हम इसको यहां पे थीटा डिफाइन कर लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा। तो उस समय क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखिए ये जो है इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, तो दिस पार्ट, ये पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, dx, है ना। सिमिलरली y एक्सिस में इसको हम क्या लिख रहे हैं, y एक्सिस में इसको हम क्या लिख रहे हैं, dy, है ना, करेक्ट। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैं इसका आइडिया दिया था आपको। सो ये dy है और ये dx है, तो यहां पर एक बहुत ही छोटा सा एक ट्रायंगल बनेगा, एक एलिमेंट्री ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो आप इसको ये थीटा है तो ये लगभग क्या होगा, थीटा होगा। तो आप यहां पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे, सो दैट फॉर दिस केस स्लोप विल बी इक्वल्स टू जो डेल्टा एक्स पे डेल्टा वाई हो रहा था, तो यहां पे स्लोप को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा उल्टा बोल दिया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना। ऐसा सिचुएशन है जिसमें ना लिमिट डेल्टा एक्स जो है इट टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो एक लिमिटिंग केस बन जाता है, लिमिटिंग मतलब एक स्पेशलाइज्ड केस बन जाता है जिसमें दोनों काफी करीब हो जाते हैं। इस लिमिटिंग केस में
इस लिमिटिंग केस में इसको ऐसा लिमिट करके ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय क्या डेल्टा एक्स। ओके, इसका मतलब है हम डेल्टा वाई फाइंड आउट कर रहे हैं जब डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है ना। तो उससे आपको क्या मिलेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाय dx। ओके, तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx। और यही है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं कि जो dy है एक स्मॉल इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है किसमें, y में, जब dx क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स जब राहुल पीयूष के काफी करीब हो जाता है तो उस समय क्या होता है, dx और dy को हम डिफाइन करते हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0, और उस केस में, उस लिमिटिंग केस में स्लोप या टैन थीटा, स्लोप हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा या स्लोप, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, dy बाय dx, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो यही है डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दैट मींस आप यहां पे क्या कर रहे हैं, वो सोचना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ रहा है। आप यहां पे y का चेंज को मेजरमेंट कर रहे हैं। ये सब काम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों ट्रायंगल बनाया, क्यों डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिख रहा हूं, क्यों, वाई, क्योंकि हम y का चेंज को मेजरमेंट कर रहे हैं। यहां पे y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y is डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो चेंज होने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, हम इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाय dx ऑफ y, dy बाय dx ऑफ y आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो या dy बाय dx ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। y क्या है, यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, हम आप इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो हियर इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। ये जो लिखा है ना, इसको हम ऐसा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। मतलब ये dy बाय dx जो है ना, ये एक अलग सा पार्ट है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे ये देखिए आप, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ओके, dy बाय dx क्या है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। हर मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको एक एक ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप बचपन में कई सारे ऑपरेशन सीखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहां पे ऑपरेटर यूज होता था, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, है ना। एडिशन में कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन में माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, है ना। नहीं तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन में ये एक ऑपरेटर जैसे काम करेगा। ये ऑपरेट कर रहा है, किस पे ऑपरेट कर रहा है, y पे ऑपरेट कर रहा है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो एंटायर टर्म आपको लिखा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। ऑपरेटर का नाम क्या है, डेरिवेटिव। प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस का नाम है और ये ऑपरेटर का नाम है। दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ क्या, y, ओके, y विच इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ क्या, विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x का रेस्पेक्ट। क्योंकि यहां पे हम y का जो चेंजेस है, y का जो बदलाव है, किस रेट में y बदल रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, यस। सो जैसे कि अभी सुपरमैन भाग रहा था, सुपरमैन जो भागेगा ना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बदलेगा, है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, किसका रेस्पेक्ट बदलेगा, टाइम का रेस्पेक्ट। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहां पे आप डेरिवेटिव का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। जस्ट इसका आगे वही बताने वाला हूं। सो इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को इंटरप्रेट किया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। सो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑपरेशन का नाम है, डेरिवेटिव ऑपरेटर का नाम है। सो डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखिए। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, सो इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ रूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन करने के लिए आपने कुछ ना कुछ रूल्स सीखा होगा, तभी तो आप डिवीजन कर पा रहे हैं। या मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ ना कुछ रूल्स आप सीखे हैं, कुछ लॉज सीखे हैं, है ना। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए, है ना, या डेरिवेटिव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला जो है मैं अभी आपको बताऊंगा, जो भी फॉर्मूला बताऊंगा, ये सारे फॉर्मूला का जो बैकग्राउंड है, जो डेरिवेशन है, ये आपको मैथमेटिक्स क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। ये सारे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फिजिक्स के रेस्पेक्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं।
एक्चुअली कैलकुलस कैलकुलस आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस में कैलकुलस एक प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करता है और वहां पे आपको कई सारे चैप्टर्स आप सीखेंगे, जैसे कि फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कई सारे चैप्टर्स है, बहुत बड़ा पोर्शन है, वहां आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के रेस्पेक्ट जितना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी डिफरेंशिएशन को करने के लिए कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। वो सारे फॉर्मूला जो है आपको लर्न करना है और फिजिक्स में अप्लाई करना है, प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है। उसके जो डेरिवेशन है हम मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है वो है, फर्स्ट फॉर्मूला जो है, जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट के, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे के क्या है, के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो वेरी नहीं कर रहा है हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। बात तो सही है, अगर कोई क्वांटिटी वेरी नहीं करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी नंबर 5 ले लिया, तो आपको आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज नंबर जो है ना वो कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, एक्स की पावर क्या एन है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है ये है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि पावर सामने आ गया और पावर एक कम हो गया इस तरीके से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिए। इस सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन है, आपको 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में इसको डिराइव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डी बाय डी एक्स है ना, ये क्या है, वाई है, फंक्शन है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज लिखा है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे, बस एज से फॉर्मूला यूज कीजिए। एन की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, सो 3 सामने आ गया और एक्स की पावर एक कम हो गया, दैट मींस 3 माइनस 1, तो क्या मिला आपको, 3x²। समझ पा रहे, या सपोज मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि आपको सपोज लिखा है कि डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करेंगे, सो बस इसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ, ठीक है। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद फिर आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। सो n सामने आ गया और x की पावर n माइनस 1 हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ। आप इसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, बिकॉज x की पावर माइनस हाफ, नीचे जाकर x की पावर हाफ हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन x क्यूब है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x²। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, कैसा है, मैंने अभी आपको सबसे पहले क्लास में क्या लिया, सुपरमैन को भगाया, उस बच्चे को भगाया है ना। जब भाग रहे थे ये लोग जब भाग रहे थे ना, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा था, टाइम के रेस्पेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, सपोज हम डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ क्या, टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। मैं काम करता हूं, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल को एस ले लेता हूं, है ना। आप लोग स्कूल में शायद डी यूज कर रहे थे, बट हम यहां पे एक्स एस यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो एस टी का फंक्शन है, तो यहां पे टी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज डिपेंडेंट क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा कोई डिपेंडेंसी दिया है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है टी के पावर 3, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टी क्यू दे दिया, है ना। सो या टी स्क्वायर दे दिया, डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, हम इसको चेक करना है, ठीक है। तो सुपरमैन भाग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ इस तरीके से बदल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है। तो आप यहां पे क्या डिफाइन करेंगे, आप यहां पे डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव, है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, डी बाय dt। इसका मतलब क्या है, डी बाय dt का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम। और ये किस पे ऑपरेट कर रहा है अभी, ये अभी डिस्प्लेसमेंट पे ऑपरेट कर रहा है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
आप कैसे इसको बोलना पड़ेगा, है ना। सो ये है ds/dt। तो इससे जो है इसका मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे मीनिंग निकालेंगे, या कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ds/dt। जैसे कि अभी हमने क्या निकाला था, dy/dx, dy/dx। तो y की जगह कौन सा आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और x की जगह क्या आ गया, टाइम आ गया। तो क्या बन गया, ds/dt। सो ds/dt या d/dt ऑफ s एक ही बात है, ऐसे लिखना भी एक ही बात है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, with respect to time। So ये जो है this represents derivative of displacement with respect to time। और what is the meaning of derivative? Differentiation, derivative का meaning क्या है, rate of change, आपको लिख के दिया है ना। तो इसको फिजिक्स में इसका मतलब क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा rate of change। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, rate of change with respect to what, with respect to time। rate of change किसका, वो नहीं लिखा, rate of change of किसका, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम। सो टाइम के रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलिए, ये चीज आप स्कूल में लर्न किए हैं। स्कूल में आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बताया गया था, वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही तो है। तो यहां पर आप वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ds/dt जो है दैट मींस डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करने से हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला वेलोसिटी। तो दैट मींस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप यहां से कंक्लूजन निकल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, सो वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो हम निकालेंगे कैसे, उसके आगे हम यहां पे प्रोसीड करते हैं। अभी आप क्या कीजिए, नीचे से ऊपर आ जाइए, है ना। सो देयरफॉर वेलोसिटी को हम क्या लिख रहे हैं, ds/dt, है ना, ऐसा हम लिख रहे हैं ds/dt। सो ds/dt जो है इसका मतलब क्या है, d/dt ऑफ s। s मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, t² दिया है। तो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बी d/dt ऑफ क्या, t²। हम ऐसा लिख सकते हैं, यस। इसको लिखने से क्या होगा, अब हम यहां पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यहां जो मैंने फॉर्मूला डिफाइन किया था, d/dx ऑफ x⁴n क्या था, nx⁻⁻⁴। सेम फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर सकते हैं। बस आपको x के जगह वहां पे t दिख रहा है ना, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा, t है। तो यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एज पर दिस फॉर्मूला हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 × t की पावर 2-1, समझे। ओके, पावर सामने आ गया और पावर एक कम हो गया, तो आपको क्या मिला, फाइनली 2t मिल गया। सो यहां से जो मिला, ये क्या मिला, वेलोसिटी मिल गया। सो दैट मींस आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया था, और डिस्प्लेसमेंट को आपने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएशन किया, उससे जो आपको एक्सप्रेशन मिला वो बन गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन को और एक एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो इस टाइप का जो वेलोसिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिकॉज वेलोसिटी जो है ना, ये इस इंस्टेंट पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। जब टाइम बदल जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा उस पर भी बात करना चाहिए। चलिए, आपके समझ में आ गया है, यस। तो ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे जो हैं उनके मन में ऐसा अजीब अजीब सोच आता है। जैसे कि बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड को जाता है, जब वो कैलकुलस लर्न करता है, जब वो डिफरेंशिएशन लर्न करता है, कई बार बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। किस तरीके से कंफ्यूज होते हैं, देखिए आप, है ना। ऐसा भी मैंने बच्चों को करते हुए देखा हूं। जैसे कि मैं एक बच्चे को दिया कि बेटा देखो कि d/dt ऑफ t² निकालो, है ना। सो कई बार बच्चे ना ऐसा अजीब अजीब हरकतें करते हैं। क्या अजीब हरकत करते हैं, वो क्या करते हैं कि d को d में काट देते हैं, कट कर लेते हैं। एक t को ये t² में से एक t को कट कर देते हैं और बोलते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, t आएगा। ऐसा होता है, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं है।
ये आप स्कूल से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, इसलिए कभी कभी आप ऐसे हरकतें करने लगते हैं। स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाता, ये डिफरेंशिएशन स्कूल में होता नहीं है ना, तो कई बार बच्चे ना ऐसे काट कुट करके वो टी बना देता है ना। ये ऐसे बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। हमें रूल्स के हिसाब से करना है, हमें फॉर्मूला के हिसाब से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया 2t⁻²⁻1, ये सारे काम आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा मत करना। या तो कभी कभी मैंने देखा हूं कि बच्चे ऐसा भी करते हैं, बच्चों को स्कूल में वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताते हैं स्कूल में कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपने लर्न क्या होगा, यस। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वो क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सीखा था, स्कूल में सीखा था। आज सर हमको क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, ऐसे आज सर हमको सिखा रहे हैं। ये क्या है, हम तो स्कूल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सीखा था। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज होते हैं, फिर मन में वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। खुद को समझाने के लिए बोलते हैं चलो डी को डी में काट देते हैं, ये तो वही फॉर्मूला है जो स्कूल का फॉर्मूला, वो आ गया। ऐसा आएगा, ऐसे काट सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं, ये गलत वे है, ऐसा भी मत सोचना। क्योंकि यहाँ पे डी अलग और टी अलग नहीं है, ओके। जब मैं लिखता हूं d/dt, सो डी अलग टी अलग नहीं है। dt एक छोटा सा टर्म है, स्मॉल टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इसको कट नहीं कर सकते। और ऊपर डी क्या है, ऊपर डी डेरिवेटिव का सिंबल है। मैंने ऑपरेटर का नाम क्या बोला, डेरिवेटिव, है ना। सो डेरिवेटिव यहां क्या लिखा है, यहां देखिए ना क्या लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेरिवेटिव, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो डी जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, dt एक स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो आप इससे काटना, ये क्या होगा, पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये सारे अजीब अजीब हरकतें मत करना, दिमाग में लाना ही मत, करेक्ट। सब कुछ आपको फॉर्मूले के हिसाब से, रूल के हिसाब से करना चाहिए, ओके बेटा। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें भी मैं ध्यान से निकाल दिया। बट ध्यान से निकालने के बाद मेरे मन में क्वेश्चन आ गया कि आपने जो स्कूल में पढ़ा था, आप स्कूल में क्या पढ़ रहे थे, v इज इक्वल टू s/t, और आज मैं क्या बताया, v इज इक्वल टू ds/dt। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी सोचने वाली बात है। यस, आपने जो स्कूल में पढ़ा था वो भी करेक्ट है, और मैं जो आज आपको बता रहा हूं वो भी क्या है, करेक्ट है। बस हम दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्कूल में आपको जो बताया गया था, इसको बेटा लिख लेना, मैं इसको एरियस कर लेता हूं, बट आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके लिख सकते हैं। सो ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्कूल में जो आपको बताया गया था ये है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, फॉर्मूला ऑफ एवरेज। ये कौन सा वेलोसिटी है, ये है एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और आज मैं जो डेरिवेटिव के द्वारा बताया है ना, डेरिवेटिव के द्वारा जो बताया वो कौन सा है, ये एवरेज नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो डेरिवेटिव जब करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, उससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वहां पे क्या एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप सपोज अपने घर से मार्केट चले गए, है ना, अभी तो घर पे हो, ठीक है। ऐसे सोचो कि आप घर से मार्केट चले गए, तो मार्केट जो है आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी में है, और आप जो है स्कूटी चला के चले गए। स्कूटी चलाते चलाते आपको करीब आधा घंटा टाइम लग गया, तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने आधा घंटे में ट्रैवल किया। तो आपको अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सीधा 2 किलोमीटर को आधा घंटे में डिवाइड कर दो, तो उससे क्या मिलेगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। एवरेज वेलोसिटी एक ओवरऑल डिफाइन होता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा नहीं है, वो आपको हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को मेजरमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप स्कूटी चला रहे हैं, आपको जो है ना पहले खाली एरिया मिल गया है ना, खाली रास्ता मिल गया, तो आपने क्या किया, एकदम खाली रास्ता है, आपने क्या किया, भगाया स्कूटी को, है ना। स्कूटी भगाया तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर क्या हुआ, एक भीड़भाड़ एरिया आ गया, जहां पे काफी सारे लोग हैं, भीड़भाड़ एरिया आ गया, तो आपने क्या किया, भीड़भाड़ एरिया आने की वजह से आपने ब्रेक लगाया, तो उसके बाद आपका स्पीड क्या हो गया, कम कर दिया आपने। तो खाली रास्ता मिल गया, आपने स्कूटी को भगाया, है ना, भीड़भाड़ वाला एरिया आ गया तो आपने स्कूटी का स्पीड कम कर दिया। कहीं एक रेड सिग्नल आ गया तो आपने ब्रेक लगा के स्कूटी को रेस्ट कर दिया, आपका वेलोसिटी 0 हो गया। तो दैट मींस जब आप जा रहे थे तब आपका वेलोसिटी जो है ना चेंज हो रहा था, कभी आपका बढ़ रहा था वेलोसिटी, कभी कम हो रहा था, कभी 0 हो जा रहा था। और ये सबको कौन माप रहा था, मापने वाला है स्पीडोमीटर। यस, स्कूटी के सामने आपने एक स्पीडोमीटर देखा होगा, है ना। उस स्पीडोमीटर में आपको स्पीड दिखता है, कौन सा स्पीड दिखता है, स्पीडोमीटर में कौन सा स्पीड दिखता है, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपको क्लिक हो गया होगा, स्पीडोमीटर में आपको एवरेज स्पीड कभी नहीं दिखेगा, उसमें जो स्पीड दिखेगा वो कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका मतलब है कि अलग अलग इंस्टेंट पे आपको स्पीड मेजरमेंट करना या वेलोसिटी मेजरमेंट करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। दोनों में डिफरेंस है।
सो दैट मींस जो स्कूल में आपने सीखा था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। जो आज मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उससे जो वैल्यू आ रहा है उससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो आगे के लिए सारी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो ये डेरिवेटिव का ये सेकंड फॉर्मूला था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम और एक आधा एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज और एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं। सपोज आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर ऐसे दिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि x क्या है, वेरिएबल है, बट 4 क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा होगा तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, है ना। इस केस में 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट को ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में कौन रह गया, अभी अब रह गया है एक्स स्क्वायर। तो दैट मींस इस तरीके से लिखने से क्या होगा, आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करने का कंडीशन को ले लिए, है ना। अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 तो एज इट इज वैसे रहेगा, ये आएगा 2x टू द पावर 2 - 1। ओके, सो n x रेज टू n - 1 डायरेक्टली पावर सामने आ गया है ना। तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 2 कितना आ गया, 8x, x टू द पावर 1 आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो दैट मींस 4x स्क्वायर अगर फंक्शन है, अगर फंक्शन को 4x स्क्वायर लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 8x आएगा। समझ पाया? ओके, चलिए हम और एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। सपोज आपको लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ जो है लिखा है 2 + 3x + 9x³ ऐसा ना 3 टर्म को एडिशन करके दिया है। तो अभी मैंने जो फंक्शन लिया इसमें ना 3 टर्म है, इसमें 2 भी है, 3x भी है और 9x³ भी है। अगर मल्टीपल टर्म्स आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यस, मल्टीपल टर्म आएगा तो आपको एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। ये जो ऑपरेटर है, मैंने आपको क्या बोला था, ये कौन सा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम क्या बोला, डेरिवेटिव, है ना। ये क्या है, डेरिवेटिव है, इसका सिंबल डी है। और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे बोला जाता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये क्या करेगा, सभी टर्म में ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले किस पे ऑपरेट करेगा, सो डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है ये 2 पे ऑपरेट करेगा, फर्स्ट टर्म पे ऑपरेट करेगा। और क्या देगा आप सोच लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अगला टर्म कौन सा है, 3x, उस पे ऑपरेट करेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अगला टर्म कौन सा है, 9x³, उस पर ऑपरेट करेगा। इस तरीके से जो ऑपरेटर है सभी के ऊपर एक एक बार ऑपरेट करेगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, है ना। ये क्या है, 2 है, सिर्फ कांस्टेंट है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टर्म क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे देखिए 3 भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। अभी कैसे बताया था, कांस्टेंट को बाहर निकालना है ना। तो ये जो बाहर निकल जाएगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ x रह गया। सिर्फ x का मतलब क्या है, उसके पावर 1 है। यहां सिमिलरली 9 बाहर आ गया, सो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ गया, x³ आ गया। सोचिए 9 क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट विल बी आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव। अब हम क्या कर चुके हैं, उस कंडीशन में आ चुके हैं जहां पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट टर्म 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। सो 0 + 3 * यहां पे वो पावर वाला फॉर्मूला लगेंगे। तो पावर वाला फॉर्मूला क्या है, 1x टू द पावर 1 - 1, बिकॉज n की जगह 1 लिखा है, तो n x रेज टू n - 1 प्लस 9 × 3x टू द पावर 3 - 1। समझ पा रहे हैं? देखिए अब आपको फाइनली कंक्लूजन आ चुका है, आपका डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल गया है। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 3x टू द पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा ना। सो 3 + 27x²। सो दैट मींस ये जो फंक्शन हमने लिया था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 3 + 27x²। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन जो है उसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कई सारे फॉर्मूले हैं और उस फॉर्मूले को बेस करके डेरिवेटिव किया जाता है ना। तो फॉर्मूला सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे आप फॉर्मूला को यूज करेंगे वैसे वैसे आप उसके साथ एक्वेंटेड होंगे। क्या हो रहा है कि आज मैं आपको पहली बार ये सारी चीजें बता रहा हूं, है ना। और अब स्कूल से जब आप आ रहे हैं तो पहली बार ये सारी चीजें बताई जा रहा है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा नया नया लग सकता है, आपके सारी चीजें न्यू लग सकते हैं। ये नेचुरल है, ये कोई इननेचुरल नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। तो कोई भी नया चीज को अगर हम बार बार देखेंगे, जैसे कि आप क्या कीजिए, इसको वॉच करने के बाद इसको अच्छे से नोटबुक तैयार कीजिए, नोट कीजिए, नोट को बार बार ध्यान दीजिए, बार बार देखिए। उससे क्या होगा, आप ये सारी चीजों के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, है ना। जैसे कि एक चीज आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 1, तो बाद में हम क्या लिख रहे हैं, 1x रेज टू 1 - 1। ये डी बाई डी एक्स को दोबारा नहीं लिख रहे, जैसे फॉर्मूला यूज होगा वो सिंबल हट जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स हम दोबारा लिखा, क्या नहीं लिखा, क्योंकि जैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा ना वो सिंबल क्या होगा, हट जाएगा। बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसको नीचे से लिखते रहते हैं,
ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको हटा देना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सिंबल नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, बार बार जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। पहले पहले थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, ठीक है ना, बिकॉज कैलकुलस आप पहली बार सीख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये तो हम फिजिक्स में कई सारी जगह में यूज करेंगे, बिना कैलकुलस में फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये उसका दो पार्ट्स है। चलिए कोई बात नहीं, आज के क्लास में मैं आपको कैलकुलस का अवेयरनेस क्रिएट किया और उसके बाद डेरिवेटिव का जो है, डेरिवेटिव क्या होता है फिजिक्स में, किस लिए यूज होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, स्लोप क्या है, कैसे सेकंड क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, जो पास आए, डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो गया, डेल्टा वाई बहुत ही छोटा हो गया, तो हमने इसको क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स, और वो क्या बन गया, डेरिवेटिव, है ना। तो इस तरीके से आज के क्लास में डिस्कशन हुआ। सो डेरिवेटिव क्या है उसके तरफ एक अवेयरनेस आपका क्रिएट हो चुका है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देंगे। आज मैंने बस दो बेसिक फॉर्मूला देके उसका कुछ एग्जांपल्स लिया, ठीक है ना। तो अगले क्लास में कई सारे फॉर्मूला लेंगे, कई सारे रूल्स भी है डेरिवेटिव पे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसलिए जो है आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। और आपको अगर जेईई और नीट का कोर्स करना है, जैसे कि आप जेईई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, नीट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सारे आपका बेसिक फाउंडेशन है, इसको अच्छे से मजबूत कीजिए, ठीक है। सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आप लोग जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन है ना, बड़ा अजीब सा है। ह्यूमन ब्रेन में वो सारी चीजें हैं जो उसको नीड है, ठीक है। अपना ब्रेन को जो है ना, अपना ब्रेन को एक स्पेशल फोकस कीजिए, उसको स्पेशलिटी दीजिए, ठीक है ना। खुद को डेवलप कीजिए। जब तक खुद को डेवलप नहीं करेंगे, खुद के सोच को डेवलप नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं सीखेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप फिर आपको आगे प्रोसीड करना डिफिकल्ट होगा। तो आप 100% कर सकते हैं, बिकॉज यू आर यूनिक। आप एक यूनिक है, आपका ब्रेन जो है ना यूनिक है, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से पॉजिटिवली सोचिए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं भी चाहता हूं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे से परफॉर्म करके बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।